का मुद्दा चलेगा। अब इसी सब मुद्दे के कारण कई सारे सवाल हैं जो दिल्ली के चुनाव में घूम रहे हैं। उन्हीं सवालों का जिक्र कर लेता हूं। पहला सवाल, दिल्ली में रोहिंग्या बांग्लादेशियों को किसने दिया है संरक्षण? एक और सवाल है कि घुसपैठियों के आधार कार्ड, पहचान पत्र आखिर बन कैसे गए? और क्या दिल्ली में रोहिंग्या बांग्लादेशी बनेंगे चुनावी हथियार? और क्या बीजेपी के बिछाए जाल में फंस गए हैं केजरीवाल? ये तमाम सारे सवाल पूछने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर विजय खेरा, नेता बीजेपी, हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव कौशिक, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, मेरे साथ होंगे। गिन्नी साहनी, प्रवक्ता कांग्रेस, मेरे साथ होंगे। और हिमांशु भट्ट, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ होंगे। सबसे पहले मैं विजय खेरा साहब के पास चलूंगा। विजय खेरा साहब, मुझे अच्छे से याद है कि देश की संसद में 2016 में केंद्र की सरकार ने कहा था कि 40,000 घुसपैठी हैं, और मुझे लगता है कि अब वो संख्या और हो गई। तमाम सूत्र बनाते हैं कि ये 1.5 से 2 करोड़ की संख्या है पूरे देश में। बावजूद इन्हें निकालने का काम नहीं किया गया, और देश की राजधानी दिल्ली है, इनकी संख्या बढ़ती जाती है। हर व्यक्ति जानता है कि कहां कहां पर बांग्लादेशी, अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं। बावजूद इसके बाद ये बाहर नहीं निकल पाए। पहले भी एलजी थे, आज भी एलजी है। एलजी ने पत्र के जरिए उन्हें चिन्हित करने की बात की है, लेकिन यह प्रोसेस बहुत पहले नहीं हुई। इसे लेकर आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है। बांग्लादेशियों जो घुसपैठ से आए हैं, उनको निकालने का काम जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से पूरे हिंदुस्तान में लगा हुआ है। मैं एक बात पिछले थोड़े से इतिहास पर डाल दें। अगर इंदिरा गांधी ने इंग्लैंड में बोला था एक इंटरव्यू में कि मैं एक एक बांग्लादेशी को निकाल दूंगी, समय सीमा नहीं बता सकती, और उसके बाद बजाय निकालने के पूरे शासन में बसते ही चले गए। कोई उनको रोकथाम नहीं कर पाई। मैं समझ सकता हूँ वो दीवार नहीं बना पाई, बाउंड्री वॉल नहीं बना सकी, बड़ा पैसा खर्चा है, हजारों किलोमीटर की, वो समझ सकते हैं। लेकिन रोक टोक के बजाय उल्टा असम की सरकारों ने उनको, कांग्रेस की सरकारों ने बसाने का काम किया। यहाँ तक की कोशिश की कि उन्हें नागरिकता दी जाए। और वोटर वगैरह बनाना तो ये बंगाल ममता बनर्जी के बाएं हाथ का काम है, चाहे जैसे बनवा देती है, बनवाती रहती है। और उसी काम में दिल्ली की सरकार भी लगी रही। तो इसमें जहां पर सिस्टम डेमोक्रेसी का है और सरकारें राज्य में उनके अपने अधिकार हैं, उन अधिकारों को हनन करना आसान नहीं होता है। और जब वो प्रश्रय दे रही हो कि उनको वोट चाहिए, ये वोट उनके पक्के हो जाएंगे, इसलिए वो उनको हर तरह की इमदाद मुहैया करवाती है। जब भी जहां से आए रहने का भी काम करती है, उनके कार्ड बनवाने भी हेल्प करती है। यहाँ मुश्किल होती है। और स्टेट गवर्नमेंट की 90% मतलब यूटी अगर छोड़ दें तो पुलिस भी उनके हाथ में, और पुलिस ना भी हो जिनके हाथ में, अगर यूटी में शासन जिनके हाथ में है, तो राशन कार्ड बनवाना और कार्ड बनवाना और ये आधार कार्ड, तो उनके लिए मामूली बात है। क्योंकि कार्ड बनवा देते हैं, फिर रहते हैं, फिर उन्हें रहने की जगह देते हैं, फिर उन्हें बसाते हैं। अभी इसी का उदाहरण हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने वही दिया कि जो ओखला में बसाए जा रहे थे, जहां सबसे आसान था, क्योंकि उसी धर्म के लोग अधिकांश यहाँ रहते हैं, उसी धर्म के बांग्लादेश से आ रहे थे, तो उनको बसाने में वहां उनके साथ घुल मिल जाना आसान था। और अक्रॉस द इमीडिएटली यमुना की कालिंदी के पीछे उत्तर प्रदेश है। उनकी सिंचाई विभाग की तो बहुत सारी जमीन अंदर ही ओखला के दिल्ली की तरफ है, दिल्ली में ही है, बल्कि ये बताऊं मैं, कई एकड़। तो उसमें उनने बसाने का काम किया, कब्जा किया। अभी योगी जी ने उदाहरण दिया कि हमने हटाया, नहीं हटे तो बुलडोजर से हटवाना पड़ा। तो जितनी हमारी ताकत है, जितनी हमें कानून ने शक्ति दी है, उस शक्ति के अंदर रहकर जितना बन सका उनको रोका। यहां तक कि सीसीए बिल का इन लोगों ने विरोध किया। वो बिल जो गांधी जी ने कहा था, खुद महात्मा गांधी ने, कि जब भी दूसरे धर्म के लोग, मतलब मुस्लिम्स के अलावा ईसाई, पारसी, हिंदू जो भी सताए जाते हैं पाकिस्तान में, तो उनको हिंदुस्तान की सरकार अगर जब भी आना चाहे, आजकल या कभी भविष्य में आने का रास्ता भी देगी, उन्हें बसाने के लिए उनकी मदद भी करेगी। जब सीसीए बिल आए तो इनको विरोध करना है, और विरोध भी इस सीमा तक करना होता है कि कह रहे हमारा एक कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशंस में पेंडिंग है। यानी ये तक बोल गए थे अधीर रंजन जी, देशद्रोह नहीं है और क्या है। मतलब वो कश्मीर का आज हिस्सा भी नहीं मानती कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान का। वो कह रहे अभी तो फैसला होना है। ऐसे लोगों से मुकाबला हमारा, ऐसे अपने घर के उन गद्दारों से भी हमें लड़ना पड़ता है जो बीच बीच में इन्हें बसाने का काम करते हैं।
यहाँ समस्या आती है। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी उन्हें रोकने में। आज सीसीए के बिल का पास हुआ होता तो अभी बहुत सारा काम तो अभी बांग्लादेश के घुसपैठियों के साथ अभी हो गया होता। संजीव और कौशिक आने के साहब, बाद संजीव जी कौशिक बात करिए। साहब, जो बात योगी जी आदित्यनाथ कर रहे थे वही बात डॉक्टर विजय खेरा कर रहे हैं कि रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को देश की राजधानी दिल्ली में बसाना, उन्हें पनाह देना, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी का काम है। मनोज जी, सेल्फ गोल क्या होता है ये सामने उदाहरण दिखाई दे रहा है। ऐसे ही लोग बाहर से आएंगे जिनको दिल्ली के स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि दिल्ली की राजनीति, दिल्ली की जनता किस तरह से रहती है, दिल्ली किस तरह के अधिकारों से जीती है, बस इसी तरह की बातें करेंगे। इससे पहले भी 2020 में योगी जी आए थे, 4 दिनों में 14 सभाएं की। मेरे मुख्यमंत्री के क्षेत्र में जाके उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि तय आपको करना है कि पाकिस्तान को जिताना है या हिंदुस्तान को जीतते हुए आप देखना चाहते हैं। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था। अब तो नई बात क्या है, सवाल यह है कि बांग्लादेशी यदि आके दिल्ली में बस गए हैं तो पुलिस उसको बाहर निकालेगी, गृह मंत्रालय बाहर निकालेगी, या आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हाथ पकड़ के ले जाके दिल्ली से बाहर निकालेगा? कहां निकाल देगा? ये बगैर तुक वाली बातें आके वो कानून व्यवस्था पर भी ज्ञान देके चले जाते हैं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था बेहद खराब है। वो तो सीधा अमित शाह जी के ऊपर, पता नहीं, हमको समझ में नहीं आया कल कि आखिर किस बात से खुन्नस खाए हैं कि अपरोक्ष रूप से लगातार वो अपने ही गृह मंत्रालय पर हमले किए चले जा रहे हैं। नाकामयाब कौन है? यदि बांग्लादेशी घुसपैठी यदि बाहर से आ गए, म्यांमार से यदि रोहिंग्या आ गए, तो कैसे आए? उड़ के आए? या अरविंद केजरीवाल ने हवाई जहाज से बुला लिया, दिल्ली में लाकर बसा दिया? ये बड़ा सवाल है हिमांशु भट्ट साहब। हिमांशु भट्ट साहब, आम आदमी पार्टी यही कह रही है कि बॉर्डर पर बीएसएफ लगी है और वो गृह मंत्रालय के अधीन आती है। आखिर वो कैसे आ गए? क्या अरविंद केजरीवाल प्लेन लेकर गए थे, उनको प्लेन में बिठाया, उसके बाद देश की राजधानी दिल्ली में ले आए? वो घुस कैसे रहे हैं? और इसके साथ साथ एलजी क्या कर रहे थे? एलजी ने चुनाव के 2 महीने पहले पत्र निकाल दिया और पत्र निकालकर उनको बाहर करने की बात कर रहे हैं। दिल्ली की पुलिस क्या कर रही है, वो क्यों नहीं चिन्हित कर पाई? ये तमाम सारे सवाल उठा रही है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी तो सवाल उठाएगी, सवाल उठाएगी। वो ये भी कहेंगे कि क्या अरविंद केजरीवाल लेके आए, मगर उनको वहां लाके बसाया किसने है? दिल्ली में आने के बाद उनके राशन कार्ड बनवाए किसने? और ये भाई साहब बात कर रहे थे अभी 2020 की। देखिए, मुझे पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी से। मैं बड़ा सीधा बात करूंगा। मेरे हिसाब से पिछले 20 सालों में दिल्ली का जो प्रशासन रहा है स्थानिक तौर पे, वो जिम्मेदार है। हाँ, वो आए कैसे, ये सवाल उठा सकते हो आप, मगर ये पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, हर एक जगह पे जाके बिछे। तो मतलब उनके पीछे कोई ना कोई नेटवर्क तो है। और देखिए, ये बताना नहीं चाहते या बोलना नहीं चाहते। ये अभी चुनाव का सीजन है ना, तो आक्षेपबाजी करने में लगे। अभी योगी जी ने तो सीधा बोल दिया ओखला में हुआ ये। अभी ओखला में नहीं हुआ तो ये प्रूव करे आम आदमी पार्टी वाले, मगर वो नहीं करेंगे। देखिए, पॉलिटिक्स ऐसे ही चलती है, वो मैं समझता हूं, मगर उनको ये भी याद रखना पड़ेगा कि 14 सभाएं की थी योगी जी ने 2020 में, और आज 2025 है, और 5 साल के अंदर यमुना से बहुत गंदा पानी बह चुका है। आप खाली 20 का बात करके, ये करके दिल्ली के प्रधानमंत्री, दिल्ली के मुख्य प्रधान, ये वो नहीं कर सकते। आज स्थितियां बहुत बदल चुकी है। एक वक्त था जब पिछले 15 सालों में बांग्लादेशी सरकार को भारत सहायता करती थी। आज ये वक्त नहीं है। आज हमारे पश्चिमी और पूर्वी दोनों बॉर्डर के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है, और इस खतरे के अंदर अगर आप रोहिंग्यास को या बांग्लादेशीज को वोट बैंक के तहत कोई भी पॉलिटिकल पार्टी देश के अंदर संगरेगी, मैं बहुत स्पष्ट शब्द बोल रहा हूं, संगरेगी जी, तो ये एक देशद्रोह होगा। ये देशद्रोह होगा और देश की सुरक्षा से, देश की आंतरिक सुरक्षा से बड़ा खिलवाड़ होगा। लेकिन गिन्नी साहनी साहब, आरोप तो विजय खेरा जो कि बीजेपी के नेता प्रवक्ता हैं, उन्होंने आपके ऊपर भी लगा लिया। इंदिरा गांधी, सोचिए कितने दशक पुरानी बात है, इंदिरा गांधी तक बांग्लादेशियों को निकालने की बात करती थी, लेकिन इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस निकालना तो छोड़िए जनाब, वोट बैंक बना लिया। अनम्यूट कर लीजिए सानी साहब। सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, सबसे बड़ी बात तो
सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज के चुनाव की बात होनी चाहिए। ये इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नेहरू जी कब से बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, वो उस मुद्दों को उठाती है जिसका आज की राजनीति में कोई ताल्लुक नहीं है। आज अगर आप बात करें कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर आरोप लगा कि भाई वो उनको बता के बैठे हैं, तो दो सवाल मैंने दोनों पार्टियों के हैं। पहला सवाल तो होम मिनिस्ट्री के ऊपर सबसे बड़ा सवाल प्रशासन सिंह खुद इन्होंने लगा दिया। अगर ये कहती है कि बॉर्डर की सिक्योरिटी, आज बीएसएफ, आज देश की सुरक्षा, ये किसके हाथ में है? आज केंद्र सरकार के हाथ में है। इसका मतलब केंद्र सरकार मानती है कि नाकाम है। आज बॉर्डर हमारा, तो ये फिल्म चल रही है कि चारों के नीचे में बजरंगी भाईजान आ गए, ये क्या है? आज हमारे देश में सबसे बड़ा मुद्दा सर यही है कि चुनाव आते हिंदू मुसलमान का मुद्दा एक्टिव कर दिया जाता है। कल योगी जी कह रहे बटोगे और कटोगे। अभी दिल्ली में दंगे पहले 2020 में घुसते हैं, उन दंगों से कितना नुकसान हुआ आप इस चीज को देखिए। चुनाव के अंदर चुनावी मुद्दों को ना दे करके इसे जबरदस्ती हिंदू मुसलमान से बीजेपी जोड़ने की एक साजिश कैसी भी है। और उसमें आम आदमी पार्टी आज कहीं ना कहीं अगर आप ये कहती हैं कि उन्होंने उनको बताया है, उनको वहां पर संरक्षण दिया है, तो इसका मतलब दोनों मिले हुए हैं। एक बंदा आधार कार्ड बनवा रहा है, एक बंदा वोटर कार्ड बना रहा है, एक बंदा उनको बता रहा है कि भैया दिल्ली में चुनाव आएंगे तो झाड़ू के वक्त ये हमारे हो जाएंगे और उसके बाद आप इनको रख लेना। तो ये सोचने की बात है कि आज जबरदस्ती एक ऐसा मुद्दा खड़ा करा जा रहा है बीजेपी के द्वारा जिससे दिल्ली के चुनाव से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है। और अगर आज बीजेपी ये मानती है कि ये बीजेपी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेलियर है, क्या अमित शाह जी इस्तीफा देंगे कि मैं अपने देश की सुरक्षा को संभाल नहीं पा रहा, कोई भी देश की सुरक्षा में टाप किया जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल। और दूसरी बात, अगर आम आदमी पार्टी के ऊपर ये आरोप है तो आम आदमी पार्टी उसके लिए जिम्मेदार अगर है तो दिल्ली पुलिस ये बड़ा आरोप भी है विजय जी। मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं, मैं पूछना आपसे ये भी चाहता हूं, ये तमाम सारे आपने संजीव कौशिक को सुना कि क्या प्लेन में बिठाकर अरविंद केजरीवाल लाए, इसके साथ साथ आपने ये भी सुना कि किस तरीके से गिन्नी सानी आरोप लगा रहे हैं कि ये पुरानी बातें हो गई, वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं पहले ये बताइए। लेकिन एक बड़ा सवाल तो है, देखिए जिस तरीके से इस देश में फ्रीबीज की घोषणाएं हो रही हैं, आपके देश के लोग छोड़िए दूसरे देश के जो लोग हैं वो एक बड़ा कारण है, क्योंकि वहां तो खाने का संकट है, बांग्लादेश में खाने का संकट है, पाकिस्तान में खाने का संकट है, तो उनको लगता है कि आपको कुछ नहीं करना, आपके परिवार को 10-12 हजार रुपए महीना मिल जाएगा और आपके परिवार को खाने के लिए राशन मिल जाएगा, रहने के लिए फ्री में जगह मिल जाएगी, प्रधानमंत्री आवास मिल जाएगा और पढ़ने के लिए फ्री की सारी व्यवस्था हो जाएगी। तो जो शुरुआती दौर में संघर्ष की चीजें होती हैं वो मिल जाएगी, ये एक बड़ा कारण है और कोई भी राजनीतिक पार्टी पीछे नहीं है। अरविंद केजरीवाल 2 कदम आगे। पहले मैं एक लाइन में एक और बात बोल दूं, अभी फिर आपकी सारी बात बताता हूँ। ये जो घुसपैठ की बात हो रही है, इसको रोकने के काम अमेरिका नहीं कर पाया। मैक्सिको से लाखों लोग हैं। आज पहली समस्या अगर वहां के ट्रम्प साहब ने बोली है तो यही बोली है कि हम इनको निकालेंगे बाहर, कैसे भी निकालें, कुछ भी करें, और घुसते आ रहे हैं। वो नहीं रोक सके, इतना मतलब वेल इक्विप्ड कंट्री है। तो ये जहां तक इनके घुसने का सवाल है, चूंकि भाषा एक है, कल्चर एक है, और दूसरी बात उस धर्म के लोग इस धर्म में जो है वो धर्म एक ही मानते हैं। इस्लाम धर्म मानने वाले लोग पूरे विश्व को एक ही तरह से मानते हैं। वो लोग, उन्हें फिर इससे मतलब नहीं है पाकिस्तान है कि हिंदुस्तान है, अधिकांश लोग, और ऐसा ही देखा गया। अब ये लड़ाई इस समय मुसलमान वोट की है, कांग्रेस और केजरीवाल के बीच में ये झगड़ा है, सबसे बड़ी मुसीबत। तो आप जो मुद्दा बना रहे हैं, फिर आप क्यों जांच के चुनाव के ठीक पहले आप क्यों जांच करवा रहे हैं? एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस की ये दुर्दशा क्यों हुई दिल्ली में, सिर्फ एक माइनॉरिटी वोट के कारण। वो वोट केजरीवाल को चला गया। अब ये लड़ाई उसी वोट के लिए है, दोनों तरफ से कौन बसा सकता है, कौन आज उन्हें सुविधाएं दे सकता है। केजरीवाल उसमें बहुत पिछड़ रहे थे कांग्रेस से। इस समय फिलहाल इस चुनाव में उन वोट्स के लिए ऐसे लग रहा था उनका झुकाव कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है, और उस चिंता के चक्कर में इन्होंने हर चीज पहुंचाने की कोशिश की। शाहीन बाग में तक मदद की, जो देश के खिलाफ बोल रहे थे, काम कर रहे थे, और कांग्रेस भी उसमें शामिल रही कि जेएनयू में देश के खिलाफ नारे लगाने वालों पर भारत तेरे टुकड़ों को मिलने के लिए राहुल गांधी चले गए। तो ये सारा कंपटीशन देश को बर्बाद इसलिए कर रहा है। इन दोनों में माइनॉरिटी वोट का जो कंपटीशन है, और वही लड़ाई आज दिल्ली में दिखाई दे रही है। और इसीलिए केजरीवाल आउट ऑफ लड़ाई में हर चीज को देने, और डॉक्टर विजय खेरा आप कहीं नहीं इस लड़ाई में सर, आप इसका ही नहीं इस लड़ाई में, आप इस लड़ाई में कहीं नहीं है। नहीं,
हम वोटों की लड़ाई में नहीं, हमारा तो सीधा है जो गांधी जी भी कहते थे और आज वो जो मोदी जी भी वही कर रहे हैं, उस बात के लिए कि हमारे बुनियादी सुविधाएं हर से उस आदमी तक पहुंच जाए जो वंचित रहा है। बेसिक सारी की सारी सेंट्रल फोकस हमारा वहीं पर है। वो फ्रीबीज के रूप में आप कह सकते हैं, रेवड़ी के रूप में कह सकते हैं, जो चाहे कहें, लेकिन हम किसी भी को भूखा नहीं रहने देंगे। 80 करोड़ लोगों को खाना कोरोना में खिला के हमने निकाल दिया, बिना वस्त्र के नहीं रहने देंगे, बिना डॉक्टर मकान विजय के खेरा नहीं साहब, रहने एक देंगे। छोटा सा मेरे जहन में सवाल है। छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, देखिए कितना दूर आपको लेके जाता हूं। छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, छत्तीसगढ़ में कवर्धा में मोहम्मद अकबर जो कि भूपेश बघेल सरकार में मंत्री थे, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में ये बीजेपी ने आरोप लगाया कि साहब 2,500-3 हजार रोहिंग्या बसा दिए और बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया। चुनाव खत्म हो गए, एक आवाज बीजेपी नहीं निकल रही है, सरकार बन रही है, किसी ने चिन्हित तक नहीं किया। तो क्या रोहिंग्या और क्या बांग्लादेशी क्या चुनावी मुद्दा है? एलजी साहब ने चिन्हित करने के लिए पत्र निकाल दिया, लेकिन क्या वाकई ईमानदारी से रोहिंग्या और बांग्लादेशी निकाले जाएंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, या चुनावी मुद्दा है, चुनाव के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा? सीसी हमने कानून भी लेके आ रहे हैं और उस पर हमने ही काम किया है। आज तक किसी सरकार ने काम किया ही नहीं। कितने निकल गए? कानून आए हुए बहुत टाइम हो गया, असम से कितने निकले? हाँ, लेकिन हमने आपसे बताया ये समस्या ऐसी, हमने बताया ना, क्योंकि बिल्कुल जुड़ी हुई बॉर्डर्स हैं और उनका आना जाना, यहाँ के लोगों को लेके आना, उनको मिला लेना, ये सब बहुत कठिन काम नहीं है उन लोगों के लिए। और खास तौर से उस समय जहाँ पूरी की पूरी बॉर्डर बंगाल की लगती है बांग्लादेश के साथ, और बंगाल उनके लिए सबसे आसान है, नाव से आना, रात को आना, जंगल से आना, और वहाँ की सरकार वहाँ चुप बैठी रहती है। हमारा काम वहाँ नहीं स्टेट गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना नहीं है। सबसे बड़ी बात आपने देखी होगी किस कदर प्रजातांत्रिक ढंग से मोदी जी ने सरकार चलाई, एक भी सरकार भंग नहीं की और दर्जनों सरकारें भंग होती रही हैं पहले स्टेट गवर्नमेंट। तो हमने वो भी काम नहीं किया, लेकिन हाँ, इन लोगों को सुधरना होगा। बॉर्डर पर जिन लोगों को स्टेट गवर्नमेंट जो लोग चला रहे हैं और वोट की खातिर इनको अभी तो कह रहे हैं संजीव कौशिक के बॉर्डर पर तो बीएसएफ है। हाँ, बीएसएफ तो है, पर अकेली बीएसएफ तो नहीं है ना, स्टेट पुलिस भी रहती है ना बॉर्डर पे, बीएसएफ तो है ही। पर बीएसएफ का एक एक सिपाही, हमने आपसे बताया ना, पूरा का पूरा एंड टू एंड नहीं रह सकता है। संजीव कौशिक जवाब कभी आज तक कहीं हो पाया है अभी तक देखिए, दुनिया में। लेकिन इनका अगर ये बस घुस आते हैं तो इमीडिएटली इनको मदद मिल जाती है स्टेट गवर्नमेंट की। मनोज जी, इनका बस चले तो बॉर्डर पर जितने भी स्टेट हैं वो सारे स्टेट इनके हिस्से में होना चाहिए। वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होनी चाहिए, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होनी चाहिए। उसके बाद में ये रोहिंग्या को पकड़ के बाहर निकालेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए दुविधा क्या है हम बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी तक जिस तरह की राजनीति करती चली आई है, उसी तरह की राजनीति में वो दिल्ली में भी शासन करना चाहती है और दिल्ली को भी जीतना चाहती है। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, वो समझ नहीं पा रही है कि 2.5 दशक से ज्यादा का सूखा टूटेगा कैसे। लोग मजाक उड़ाते हैं, क्या पूरे हिंदुस्तान में पताका फहरा के आते हैं और दिल्ली आते आते चारों खाने चित्त कैसे हो जाते हैं। दिल्ली के जनता के मिजाज को इनको समझना पड़ेगा। दिल्ली पढ़े लिखे लोगों की राजधानी है, देश की राजधानी है, पढ़े लिखे लोग रहते हैं और वो मेहनतकश लोग होते हैं और यहाँ रहते हैं, जो बाहर से आते हैं और मेहनत मजदूरी करके अपने जीवन को और भविष्य को संवारने का प्रयास करते हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं है। ये बेतुके जो ढोल बजाने के लिए इस वक्त इलेक्शन के वक्त, भाई साहब 11 सालों से, ये कहने की बात है, 11 सालों से केंद्र में आप हैं और दिल्ली में रोहिंग्या आके बसे हैं, ये आज आपको चिंता आ रही है और एलजी साहब राजनीति कर रहे हैं बीजेपी के हिस्से में जाके। तो ये बेहद शर्मनाक है। मुद्दे पे बात करते, मैं फिर कह रहा हूं कि शायद ये मुद्दे पे बात करते, हमें मुद्दे पे घेरने का प्रयास करते कि तुमने स्कूलें कितनी बनाई, शिक्षा कितना बेहतर किया, स्वास्थ्य कितना बेहतर किया, सड़कें कैसे बनाई, इन सब मुद्दों पे बात करते तो शायद दिल्ली की जनता को लगता भी 2 मिनट के लिए कि नहीं चलो कम से कम उन मुद्दों पे बात कर रहे हैं। पूरे 10 सालों बड़ा विषय आप उठा रहे हैं। हिमांशु भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद है। हिमांशु भट्ट साहब, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि साहब अगर विकास की योजनाओं को उठाते तो समझ में आएगा, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे। बांग्लादेशी और रोहिंग्या पर आकर बीजेपी का प्रचार थम जाता है और इसे ही मुद्दा बनाने की कोशिश की जाती है और यही नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जाती है। लेकिन एक समय का बांग्लादेश जब शेख हसीना का था, उस समय भारत के साथ मित्रता थी, समझ में आता है। लेकिन आज का बांग्लादेश जो पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, पाकिस्तान की आईएसआई वहां पर पहुंच गई है, आईएसआई के मुखिया वहां पर पहुंच गए हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पर सारे पाकिस्तान के अधिकारी पहुंच गए हैं, वहां पर विस्फोटक और भारत के खिलाफ हथियार बनाने की बात की जा रही है। परेश बरुआ जो कि उल्फा का प्रमुख है, वो भारत के बॉर्डर पर अपने कैंप बना रहा है। ये तो हिंदुस्तान के लिए बड़ी खतरनाक चीज है। इसलिए इस पर राजनीति होने की बजाय सभी
सभी राजनीतिक पार्टियों को एकजुट होना चाहिए। यह आरोप लगाने की बजाय यह चिन्हित करना चाहिए कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या को कैसे रोका जाए, क्योंकि कौन आम बांग्लादेशी है और कौन पाकिस्तान के द्वारा भेजा गया आतंकवादी है, यह बड़ा खतरनाक विषय है। अरे बहुत खतरनाक विषय है। और भाई साहब तो अभी पॉलिटिक्स है, 5 तारीख को वोटिंग होना है, तब तक ये सब पॉलिटिकल पार्टी वाले दे विल कीप ऑन डूइंग तू मैं ये बोलेंगे ये गलत कर रहे हैं, ये बोलेंगे वो गलत कर रहे हैं। मेरा सीधा सवाल ये है कि अब जब बांग्लादेश एक दोस्त राष्ट्र नहीं रहा, ऐसे समय में जब पाकिस्तान तो है ही नहीं पहले से, और दूसरी बात दिल्ली जो देश का पाटनगर है, ये समझते हैं कि खाली 1.55 करोड़ वोटर का दिल्ली है। भैया ये 140 करोड़ लोगों का पाटनगर है। आप खाली ये करते दिल्ली आते आते ये हो जाते हैं वो हो जाते हैं। देखिए ये सब रिटोरिक्स के लिए सब ठीक है, हकीकत क्या है पता है? मुझे कतई वो मंजूर नहीं, एक भारतीय के नाते मैं बोल रहा हूं, कोई भी पार्टी को जो भी मानना है मान ले, मुझे कतई ये मंजूर नहीं मेरे टैक्स के पैसे से विदेशियों को फ्री में बिजली दी जाए, फ्री में राशन पानी दिया जाए, फ्री में उनको रहने की जगह दी जाए। आप 200 यूनिट फ्री की बात करते हो, पहले रोहिंग्याओं को निकालो फिर 200 यूनिट फ्री दो। आप बात करते हो हम जगह देंगे। हिमांशु जी कह रहे हैं कि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। भैया सीधी सादी बात कर रहा हूं मैं, पिच पे ही खेल देश रहे के हैं। विदेशियों आप राजनीति ही कर रहे हैं, सीधा दिखाई दे रहा है, एक तरफा देखने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ की आंखें बंद करके आपको ये बेहतर होता है कि आप एक बार केंद्र से सवाल में पूछें। ये चीज को आप पूछ रहे हैं आम आदमी पार्टी से, यहाँ पर जब दुश्मन देश की बात आती है, आप भाजपा की तरफ से नहीं सकता है। सच बोलिए यदि हिम्मत है तो। यदि हिम्मत है तो सच बोल रहे हैं। यहाँ पिछले 11 सालों से आप रूल कर रहे हैं, उससे पहले 11 सालों से आपने 11 सालों से केंद्र में बैठी सरकार से हिम्मत है तो सवाल कीजिए कि 11 सालों से केंद्र में बैठी हुई सरकार क्या कर रही है? 11 सालों से केंद्र में बैठी हुई सरकार से हिम्मत है तो सवाल कीजिए। सवाल करेंगे अरविंद केजरीवाल क्या है? प्रशासन है उसके बाद अरविंद केजरीवाल के हाथों में प्रशासन है क्या? क्या है अरविंद केजरीवाल के हाथों में प्रशासन? आपके हाथ में केंद्र मंत्रालय आपके हाथ में, सवाल आप पूछने चले आए मुंह उठा के। हर एक के लिए वो वोट बैंक है, तो आप बातें करेंगे और बटोगे तो बटोगे के ऊपर जो ये बड़ा खतरनाक विषय है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद इस पर भविष्य में राजनीति नहीं होगी और आगे आने वाले समय में सभी राजनीतिक पार्टी इस पर गंभीरता से विचार करेंगी। एक और विषय है, क्योंकि दिल्ली के कई सारे रंग दिखाई दे रहे हैं, वहीं एक विषय और निकल कर आया है कि आज प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह के बेटे के साथ पुलिस की झड़प हुई। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगा दिया कि साहब उनके बेटे को मारने की कोशिश की गई, पीटने की कोशिश की गई। वो तमाम तस्वीरें भी लगातार दिखाई दे रहे हैं और ये भी एक मुद्दा बन गया। असदुद्दीन ओवैसी भी दिल्ली के चुनाव प्रचार में कूद गए हैं। वो ये कह रहे हैं 2 सीटों पर ये देखिए जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये मोहम्मद अनस की हैं और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मैं नहीं जाऊंगा। आप सुनिए किस तरह बहस हुई। एक रिसीविंग दो कि मैं एसएचओ साहब वीडियो बनाओ, एसएचओ साहब की बना ले थाने के तहत आप मेरे को गिरफ्तार कर रहे हो, मोटर गिरफ्तार कर रहे हो, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मेरे को गिरफ्तार कर रहे हो। ये बताओ चालान करूंगा मोटर व्हीकल चालान के खिलाफ आप मेरे को गिरफ्तार मैं करूं, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जा रहे ना? नहीं जा रहे ना? ठीक है बाइक ले जा रहा हूँ, बाइक लेके जाओ भाई। ये आप मेरे को पहले यहीं पे मेरे को एक रिसीविंग दो कि मैं एसएचओ साहब वीडियो बनाओ, एसएचओ साहब की बना ले। एसएचओ साहब बताओ कि मैं अपनी लाइबिलिटी बोलो। हाँ मैं बना रहा हूँ वीडियो, तू लेके आप मेरे को ये बोलो। अरे तुम लेके चल रहे हो, मैं अपनी लाइबिलिटी पे ये बाइक सीज कर रहा हूँ। मैं सीज कर रहा हूँ, मैं करूँगा सीज वहाँ पर। चल सीज मैं सीज करके मैं दूंगा, मैं करूँगा ना सीज। अभी भी आप अपना लाइसेंस वगैरह देते हो तो ठीक है, मैं चालान करके छोड़ दूंगा इसको। हाँ भैया। संजीव कौशिक साहब क्या है ये? यार सारे हिंदुस्तान के लोग, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ये वीडियो सामने आया है, सारे हिंदुस्तान के लोगों ने देखा है इस वीडियो को कि किस तरह से एसएचओ साहब बदतमीजी कर रहे हैं। यदि किसी का गाड़ी लाइसेंस ही नहीं है तो आप गाड़ी सीज कीजिए, गिरफ्तार कर लेंगे। आतंकवादी समझते हैं, उग्रवादी समझते हैं आप? ये सारे मिले हुए हैं। मैंने कहा कि ये पूरे इस इलेक्शन में केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी है, केंद्रीय मंत्रालय, केंद्र के मंत्रालय इसमें लड़ रहा है, गृह मंत्रालय लड़ रहा है, दिल्ली पुलिस एक पक्ष बन के खड़ी है। दिल्ली पुलिस के पास जाकर के एफआईआर दर्ज कराया जाता है भारतीय जनता पार्टी को, गुंडों को पकड़ने के लिए। वो दबिश बनाने की कोशिश करते हैं, हम रफा दफा करने की कोशिश की जाती है।
कोई सुनने वाला नहीं है। इलेक्शन कमीशन तक हमको दौड़ के जाना पड़ता है कि हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, अधिकारियों को ट्रांसफर कीजिए यहाँ से, ये एसएचओ को निलंबित कीजिए यहाँ से, हटाइए, हमारी बात नहीं सुन रहा है। ये सब इसीलिए मैंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मूछ की लड़ाई हो गई है। लोग हंसते हैं उनके कि कहां पूरे हिंदुस्तान से आते हैं, यहाँ चित्त हो जाते हैं। तो ये एक तरह से शाम पैसे बांट दिए, खुलेआम गाली दे दिए, पत्थरबाजी करवा दिए, इनके कार्यकर्ताओं को पकड़ लो, अरविंद केजरीवाल की सारी सुरक्षा व्यवस्था में जितने लोग लगे हैं, पंजाब पुलिस, उसको हटा दो। क्या क्या नहीं करेंगे। विजय खेरा साहब जवाब। चुनाव प्रचार नहीं करे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। विजय खेरा साहब जवाब। दिल्ली की जनता तो और ज्यादा गुस्से में हो गई है इस तरह की घटना। विजय खेरा साहब देखिए, हम बताएं, ये अपनी तैयारी कर रहे हैं, हार चूंकि समझ गए हैं कि हार गए इस बार। जमुना साफ की नहीं, बिजली के बड़े बिल दिए, प्यास से दिल्ली मर गई, पॉल्यूशन खत्म किया नहीं, मैंने हजारों तमगे हैं इनके कैप में लग गए हैं। इस तरह के इन्हें मालूम है कि इनकी बुरी हालत होने वाली है। 2 अंकों पर अगर ये पहुंच जाए ये कांग्रेस के बराबर तो बहुत बड़ी बात, समझ रहे हैं। उसकी तैयारी कर रहे हैं जो चुनाव आज की हर बार करते ना, कि मशीनों ने ऐसा कर दिया, ईवीएम ने कर दिया, यानी कोर्ट में हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, कमी दुनिया भर में होने के बाद तय हो गया कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। उसके बाद इतना हारने के बाद फिर ईवीएम चालू हो जाते हैं। अब ये चालू कर रहे हैं, पुलिस इनके साथ है, होम मिनिस्ट्री इनके साथ है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री इनके साथ है, और अभी ये आपका इंडिया न्यूज को बख्श दिया, गनीमत है। अभी ये भी कहने वाले थे जिस दिन हारेंगे तो ये उसकी तैयारी में ज्यादा लगे हैं बजाय चुनाव लड़ने के, कि रोज ना कोई कहानी तय करो, क्योंकि इसका प्रिंट तो केजरीवाल के यहाँ लिखा जाता है और ही इज ए बंडल ऑफ लाइज। वो तो प्रमाणित हो चुका, उनके झूठों का कोई हिसाब नहीं है, एक के बाद एक। तो सारी तैयारी वहां की जाती है कि हमको किस तरीके से चुनाव हारने के बाद ठीक रहा, कहां फोड़ना है, कैसे फोड़ना है, गिन्नी ये सानी उसकी जी, तैयारी हो गई है। गिन्नी सानी जी ये क्या कहेंगे इस वीडियो पर, आरोपों पर? कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, कहाँ का क्या प्रॉब्लम है कानून प्रॉब्लम? गिन्नी सानी मेरी आवाज आ रही है आपको? जरूरी हुआ दादागिरी सर आ रही है सर। सबसे बड़ी बात यह है, कानून व्यवस्था आज अगर कहीं से भी अचूक हो रही है तो इसका जिम्मेदार कौन है? आप ये बात करें, दिल्ली पुलिस बीजेपी के अंडर में आती है, और ऐसा तो नहीं कि आम आदमी के जो मंत्री है या आम आदमी के नेता है उनकी दिल्ली पुलिस सुनवाई नहीं करती। आज दिल्ली पुलिस पे अगर आरोप लगा रहे हैं तो इसका मतलब कि ये पता लगता है कि ये मान रहे हैं कि हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है वो विफल है। अगर आज कानून व्यवस्था विफल है तो आम आदमी पार्टी इस्तीफा क्यों नहीं देती? क्यों नहीं कहती कि भैया हम तो आम आदमी पार्टी इस्तीफा दे दे, हमारे बच्ची नहीं है कानून व्यवस्था से लड़ना, कांग्रेस अपने आप देख लेगी। कांग्रेस पार्टी ने आज तक कभी भी कानून व्यवस्था पे खराब है और तुम्हें सफाई दे रहे, कौन कह रहा खराब है? मोदी सरकार की तानाशाही बिल्कुल है। जब मोदी सरकार ऑर्डर देती है तो कानून हमारे साथ किसी भी तरीके से व्यवहार कर सकता है, और एक आम जनता के साथ कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाना ये तो आम आदमी की विफलता है। क्या आप देश के संविधान की ऐसे दुर्गति करेगी आम आदमी पार्टी? क्या देश के संविधान की एक अफसर को, पुलिस अफसरों को सब ऐसे बदतमीजी करते हैं बात रखेगी? तो सबसे बड़ी बात साहब ये है कि ये अपने गिरेबान में नहीं झांकते। आज की डेट में आम आदमी पार्टी हो या वो तो आपके गिरेबान में झांक रहे हैं, वो अपने गिरेबान में नहीं झांकते, आपके गिरेबान में झांक के आपका जो वोटर है, आपका जो वोट बैंक है वो सारे ले गए। देखिए सर, वोट बैंक कोई किसी का लेकर के नहीं जाता। आज की डेट में आप ये मत कहिए, आज बीजेपी जो हिंदू तत्व कहते हैं हिंदू तत्व हमारा वोट बैंक है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी को तो हिंदू वोट नहीं देते। आप ये बात बताइए, आप देश को जबरदस्ती ये दिखाना कि हिंदू सिर्फ हमारा है, ये बीजेपी की सबसे बड़ी विफलता है। आज इसी वजह से 400 पार नहीं आ पाई है बीजेपी। आज ये कहती थी हिंदू हिंदू हिंदू। हिंदू भारत का समझदार, एक संस्कृति वाला, एक पढ़ा लिखा, एक सबसे सभ्य समाज है, और आप उनको ये कहो कि ये हमारे साथ ही चलेगा। इन्होंने तो हिंदुओं का भी भला नहीं करा। आप मुझे बात बताइए, कितनी सरकारी नौकरी दी है? 80 करोड़ लोगों को भी ये बात कर रहे थे कि हमने लोगों को राशन दिया, तो 80 करोड़ लोगों को राशन देने का मतलब है कि आपने देश के 80 करोड़ हिंदू लोगों को एक बेरोजगार बना के रखा हुआ, तो आपने उनका भला कहां से कर दिया? आप बताइए। तो आज की डेट में ना हिंदुओं का भला हो रहा है, ना मुसलमानों का भला हो रहा है, ना सिखों का भला हो रहा है। आज हिंदू मुसलमान का एक मुद्दा चुनाव में उठाया जाता है, उसकी वजह से जो मैं गिन्नी साहब की बात को समझता हूं। हिमांशु जी मेरे साथ मौजूद है। हिमांशु जी, बड़ा संकट हो गया है, बड़ा संकट ये हो गया है कि आम आदमी पार्टी के पास जो भी वोट बैंक है वो कांग्रेस का ही वोट बैंक है। पहली बार 13 साल में पहली बार कांग्रेस को होश आया कि जब तक हम आम आदमी पार्टी पर फोकस नहीं करेंगे हमारा वोटर हमारे पास वापस नहीं आएगा।
तो सबसे पहली लड़ाई तो यहां पर यही दिखाई दे रही है। दूसरी चीज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि करप्शन और भ्रष्टाचार के आरोप तो पिछली बार भी अरविंद केजरीवाल पर लगे थे, लेकिन इस बार अंतर यह है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं है और वो जेल से वापस आए हैं, जेल में होकर आए हैं। ये जो विषय है, मनीष सिसोदिया उतने एग्रेसिव तरीके से चुनाव प्रचार में थे, कैंपेन कर रहे थे, ये दोनों बड़े नेता जेल से वापस आए हैं। तो क्या इस बार भ्रष्टाचार का आरोप आम आदमी पार्टी पर उतना कारगर होगा? और दूसरा, बांग्लादेशियों का मुद्दा दिखाई दे रहा है कि साहब बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को बसाने की काम कीजिए। तो दो ही बड़े विषय है, तीसरा विषय नहीं है, ये दो बड़े विषय हैं। तो क्या ये दो बड़े विषय, और दूसरी चीज आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल हो या फिर मनीष सिसोदिया, दोनों पद पर नहीं है, ये बिना पद पर रहते हुए चुनाव लड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी हैं, क्या असर करेगा? देखिए जी मनोज जी, एक चीज आपको बराबर समझनी पड़ेगी, आपने मुद्दे बराबर उठा के रख दिए। दिल्ली का चुनाव इसी के ऊपर केंद्रित होने वाला, और ये बहुत सीधी सी बात है। देखिए 2013-14 में तो आप भी शायद थे, मैं भी था जी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में हमने देखा है कि जहां पर अरविंद केजरीवाल नामक एक युवक खड़ा होके कहता था कि मैं अपनी एम्बेसडर गाड़ी ही यूज करूंगा, मैं अपने 2 बेडरूम वाला फ्लैट ही यूज करूंगा। उसके बाद वो बोलेंगे 11 साल से हम आए, मगर पिछले 4 साल में मैंने कहा ना कि बहुत पानी यमुना से नीचे जा चुका है, बहुत पानी बह चुका है। इन्होंने तिहाड़ जेल भी देखी है, इन्होंने एक पर एक शराब की बोतलें भी दी है, और वो जो दिल्ली के हर एक आम आदमी को पता है। देखिए आम आदमी को नहीं पता होना बात अलग हो जाती है, मगर ये जो शराब की एक पे एक फ्री बोतलें मिलती थी ना, वो अमूमन हर एक आदमी को पता है, हर एक औरत को पता है दिल्ली में। वो जो एक वोटर था जो 2013-14 में वो एक आकर्षित हुआ था कि ये मेरे जैसा आदमी है, वो सीधा साधा आदमी है, वो मेरे लिए कुछ करेगा, तो उसकी अपेक्षा अनुसार उसने कांग्रेस को छोड़ के आम आदमी पार्टी को अपनाया। आप देखेंगे तो पता चल जाएगा, 2020 में आम आदमी पार्टी को 52% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को खाली 4.59%। उसी से आपको पता लग जाएगा कि एन मास आम आदमी पार्टी में ट्रांसफर हुआ था। मगर उसके बाद जो 5 साल में हुआ, वहां वो भ्रष्टाचार की छवि और दूसरी तरफ बांग्लादेश का इश्यू, लोगों की समझ में ये आने लगा जब कोई पूछता था अरविंद केजरीवाल को, काफी वीडियोस है इसके जी, और अरविंद केजरीवाल ने बोला है, जब उनको बोला गया कि आप 200 यूनिट फ्री देते हो, उसके बाद जो अगर कोई 100 यूनिट और कंज्यूम करता है तो उसका बिल बहुत बढ़ जाता है, उनके पास सही जवाब नहीं थे। और आपने जिक्र यमुना का भी किया है, यमुना की सफाई का किया, यमुना के पानी का किया है, बहुत पानी बह चुका है लेकिन यमुना साफ नहीं हो पाई है। यमुना पे भी जुबानी जंग चल रही है, वो देखना पड़ेगा। और वो जुबानी जंग कैसी है, एक बार इसको सुनते हैं। बार बार चिल्लाकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ नहीं कर पाया तो मुझे वोट मत करना। आज वो किस मुंह से वोट मांग रहे हैं मेरे को समझ नहीं आता। आदमी अपनी बात से कैसे फिर जाता है, आदमी कितना झूठ बोलता है, हर बात पे झूठ बोलता है, ये दिल्ली की जनता को समझ आ चुका है। कांग्रेस तो यमुना जो गंदी हो रही है और केजरीवाल के सीधे सीधे निकम्मेपन से जो बर्बाद हो रही है, आज तक इसका सवाल क्यों नहीं उठाया पिछले 5-6 महीने को छोड़ के? भाई शीला जी के समय 7 इंटरसेप्टर लगने थे जो नजफगढ़ नाले की और शादरा नाले की गंदे पानी को साफ करके जमुना जी में डालते, किसी ने उस पर सवाल नहीं उठाए। बार बार इनको पूछते भाई क्यों आप लोगों ने ये काम जो है नहीं किया। आज हर चीज सस्ती कर देंगे, हर चीज फ्री कर देंगे तो काम कैसे होगा दिल्ली में? उनको बताना चाहिए कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट में 40,000 करोड़ खर्च करने के बाद भी क्यों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट को मात्र पैसे भर बांटने की मशीन बना दिया गया है और गंगा मैया और प्रदूषित हो गई। विजय जी, आप यमुना की बात करोगे तो फिर बात गंगा की भी होगी। मुझसे बात हो रही क्या? आप ही से बात हो रही है।
यमुना की हाँ, गंदगी, बात तो यमुना गंगा की के होनी गंदे चाहिए। पानी की बात, यमुना में गंदगी गंगा की में- बात अगर गंगा आप में बीजेपी करोड़ों उठाएगी आदमी स्नान कर तो बात रहा है। गंगा और नमामि गंगे की भी होगी। आम आदमी पार्टी ऐसा कह रही है। होनी चाहिए ना नमामि गंगा की। हमने तो वो करके दिखाई ही दिया, उसमें क्या शक है। अभी करोड़ों आदमी अभी स्नान कर रहा है, जरा देख कैसा पानी बिल्कुल साफ सुथरा आ रहा है, बहुत फर्क है। और यहाँ का पानी देखिएगा आप, इसमें उतर नहीं सकते, नहाना और हाथ धोना तो बड़ी दूर की बात है। अकेला यही नहीं है, ये तो एक बात है, एक के बाद अभी आप बिजली की बात वो अधूरी रह गई, अभी बोल रहे थे जो मैं देख नहीं पाया उस समय, समझ भी नहीं पाया। आप देखिए अभी रेगुलेशन अथॉरिटी ने अभी ही 26 दिसंबर को 25 दिसंबर को पास किया है कि केजरीवाल की सरकार ने 30 से 60% लूट अलाउ करी है। 60% तक बिल एक्स्ट्रा आए हैं। पीपीसीए के अंतर्गत इन्होंने पैसा जो वसूला गया है वो वापस नहीं करने के आदेश हो गए, लेकिन 26 दिसंबर के बाद से अब सारे बिल किसी का भी हो चाहे कम से कम 30% कम आएगा ही आएगा, जो उन्होंने लाइन लॉस के कह के वसूला है। लेकिन बाकी क्या होगा, जो 5-10 साल से जब वसूलते जा रहे हैं सब वो रुपए हम लोग का जो खा गए, हम लोग रोते रहे +2 जगह जगह के साहब ये करिए वो करिए, कोई सुनवाई नहीं हुई। 16,000 बिल 12,000 भर रहे बेचारे, हम तो पूरे मोहल्ले में जानते, अपने ब्लॉक में हर आदमी रो रहा था। वो बिजली का पैसा ये खा गया, अकेले शराब का नहीं खाया मालिन ने, अकेले स्कूल का नहीं खाया इन्होंने, सड़कें जहां की तहां उसी हालत में आज रो रहे हैं। आपने देखा होगा जब टीवी पे लोग जा रहे हैं गांव में किसको वोट करोगे, तो सबसे पहले लोग कह रहे हैं ये 5 साल हो गए इन सड़कों पे हमको गिरते मरते, पानी आता बाहर निकलता नहीं, सब जगह भर जाता है, हर जगह पॉल्यूशन में तुमने ढेला काम नहीं किया। वो तो बोल, अभी झूठ की तो कोई इंतहा थी, 1-2 झूठ कोई इंतहा है संजीव जी? पर एंडलेस लाइज, एंडलेस। अभी कह रहे हमें माफ कर दो, हम 10 साल में नहीं कर पाए, अब की बार कर देंगे साफ। हो गया पानी मिला ही नहीं, हो गया सर, हो गया सर। सब जगह तो फेल है ये आदमी, जेल अलग काट के आ गए, मुख्यमंत्री अपने आप को आगे बढ़ा रहे। हो गया सर, बोले लीजिए, बहुत सवाल करना तो कुछ जवाब भी दे देंगे। क्या ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश फाड़ के फेंक दिए जाएंगे? जब तुमको मुख्यमंत्री पद पर मिलना ही नहीं है, तुम अपने आप को मुख्यमंत्री कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हो? बोलिए। तुम तो यू आर ऑन द वेल अंडर सर्टेन कंडीशन, शर्तों के साथ बाहर आए हो, देखिए, जा नहीं सकते हो दफ्तर में, दस्तखत नहीं अब कर सकते हो गया। अरे सर सुन तो लीजिए ना, सुन तो लीजिए, सुनाइए। ये यमुना से ही शुरू करते हैं। यदि यहाँ की यमुना मैली है तो योगी जी अपने यहाँ आगरा में यमुना में डुबकी लगा लेते, एक बार तो पता चलता कि क्या होता है। अरे पिछले ही साल की बात है ना, पिछले ही साल तकरीबन 60 करोड़ जुर्माने लगाए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, आपको याद होगा, आप तो वरिष्ठ हैं, आपको जानकारी होगी। 60 करोड़ जुर्माने लगभग 58 करोड़ 70 लाख के आसपास में। और आगे 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 आते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये लोग केवल गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। किसने कह दिया कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? 6 महीने वो जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री ही थे। जेल में मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के लिए ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए, कोर्ट ने फटकार लगाई, कोर्ट को, अरे पूरी बात को जान लीजिए सर, कोर्ट ने फटकार लगाई और जुर्माने की बात जब भागे वहां से अरे सुन तो लीजिए साहब, बात ही नहीं सुनेंगे आप, झूठ बोलेंगे बैठ करके। 50,000 रुपए जब जुर्माने की बात लगाई गई तो भागे वहां से वापस आए। देखिए विधायिका, अब अरे सुन तो लीजिए सर, न्यायपालिका और विधायिका, न्यायपालिका, अरे सर सुन तो लीजिए, न्यायपालिका गिन्नी साहब आप हैंड्सअप कर रहे हैं या सवाल पूछने के लिए आपने हाथ उठाया? मतलब बीजेपी कांग्रेस में जो चल रहा है, डायरेक्ट चुनाव चल रहा है, तो वहाँ कांग्रेस हैंड्सअप कर रही है या आप सवाल पूछने के लिए हाथ उठा रहे हैं? कोई बाध्यता नहीं थी, निकलने के बाद में वो अपने मन से उन्होंने इस्तीफा दिया था। आप गलत बयानी कर रहे हैं, कोई बाध्यता नहीं थी, निकले उसके बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट ने लिख के बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जो चल रहा है उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज हो पाएगी क्या? जब तक आप बेल पर है तब तक दस्तखत नहीं कर सकते, समझे? जा नहीं सकते मुख्यमंत्री कार्यालय में, ये कंडीशन है बेल की। जिस वक्त जेल में थे ना, जिस वक्त उनकी चिट्ठियां रोकी जा रही थी, उस समय भी सरकार चल रही थी और बेहतरीन तरीके से चल रही थी। चिंता मत कीजिए आप हमारे सारे नेताओं को जेल में बैठे रहिए। सानी साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? अपने अधिकार के साथ हो कि दस्तखत नहीं कर सकते। सानी साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? टूटने सानी साहब मेरी आवाज आपको आ रही है? म्यूट है आप सानी साहब, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। सर मुझे आपकी बात बिल्कुल आ रही है, डायरेक्ट चल रहा है, इसमें आपकी उपस्थिति है। जी सर, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल साहब जेल से बाहर है, बेल पर है, ये सारे मुद्दे हैं, बिल्कुल है हमारे मुद्दे।
आज शराब का घोटाला किया तभी तो जेल गए हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त तभी तो जेल गए हैं। इनका सारा मंत्रिमंडल जेल जाने का तैयार बैठा है और कुछ जो बच्चे कुछ है वो भी बहुत जल्दी जेल जाएंगे। पर मुद्दा सर ये है, क्या आप किसी ने ये बात पूछी केजरीवाल साहब से कि वो कहां जन लोकपाल गई जिसके वजह आप सरकार बनाते आए थे? आज 11 साल से दिल्ली की जनता उस जन लोकपाल का इंतजार कर रही है। जब केजरीवाल हाथ में लेके बोलते थे कि हम पहली विधानसभा की मीटिंग में इसको पास करेंगे और कांग्रेस के नेताओं को जेल में डालेंगे, एक अटैची लेके घुमा करते थे केजरीवाल साहब कि हमारे पास शीला दीक्षित के खिलाफ, उनके मंत्रियों के खिलाफ इतने पर्ची हैं, हम सबको जेल में भरेंगे। और आप ये देखिए, जो कांग्रेस के नेताओं को जेल में डालने की बात करते थे, आज वो खुद जेल में है। ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर किसी ने किया है तो वो केजरीवाल सरकार ने किया है। कल अजय माखन जी ने इनकी सीएजी रिपोर्ट के ऊपर सवाल खड़ा किया है। 382 करोड़ रुपए का इन लोगों ने घोटाला किया है। और गंगा और जमुना का जो मुद्दा है, ये तो बीजेपी की खेल है। आपने कांवड़ के वक्त देखा होगा, जो सर गटर का सीवर का पानी होता है वो गंगा के अंदर जाकर के पूरा का पूरा मिलता है। आप जाकर के देखिए बनारस में, बनारस के घाट में जाकर के देखिए, गंगा के अंदर सीवर का पानी छोड़ा जाता है। क्या करा बीजेपी ने? नमो गंगा के नाम से करोड़ों रुपए का घोटाला किया बीजेपी ने। और जमुना में ये कहते थे हम छठ पूजा के वक्त लोगों को डुबकी लगवाएंगे, हम ये करेंगे। मुझे लगता है कि 40-50 साल तो आपने भी इस देश में शासन कर लिया होगा। 40-50 साल आपने भी इस देश में शासन कर लिया होगा। हालात जस के तस बने रहे, हालात तो सुधरे नहीं है। हमने गंगा जमुना के नाम पे हमने गंगा ठीक है ना, और शायद उम्मीद कोई रही नहीं होगी, और शायद कोई उम्मीद रही नहीं होगी, इसलिए डॉक्टर विजय खेरा जैसे अनुभवी नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए। डॉक्टर हिमांशु जी, एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इस देश की जनता को वाकई इतनी आसानी से बरगला लिया जाता है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अभी तक तो यही हो रहा है और ज्यादा बढ़ा दिया गया। दिल्ली के चुनाव के अंदर देश की प्रजा को, दिल्ली की प्रजा को बरगलाने की पूरी कोशिश हो रही है। अगर इस बार ये जो दिख रहा है, बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि एक दिल्ली का वोटर भी समझदार वोटर है और वो शांत बैठा है। जो ओरिजिनल दिल्ली का वोटर है ना, ये यहाँ पर कोई लेके घूमता है, केजरीवाल जी कुछ बोलते हैं, बीजेपी वाले कुछ बोलते हैं। बिल्कुल आपने सही किया, क्योंकि जिस तरीके से आपका उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर जो एक उत्साह होता है, इस बार देश की राजधानी का जो दिल्ली का चुनाव है उसमें जनता में कोई उत्साह नहीं है। बहुत ठंडा चुनाव है, जनता किसे चुनेगी कहा नहीं जा सकता। 320 की योजनाएं काम करेंगी या बड़े राष्ट्रहित के मुद्दे काम करेंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर सबको इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी लोगों का जो देश के सवाल में मेरे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं।